टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन, बेस्ट बुक्स फॉर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। जैसा कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था लीनियर अलजेब्रा, और आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आया हूं मैट्रिक्स ऑपरेशन। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे ऑपरेशन लगाए जाते हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, उसी के अंदर एक और ऑपरेशन होता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होते हैं? जब उनका ऑर्डर सेम होता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? जब उनका ऑर्डर क्या होता है? सेम होता है। सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज यही होती है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये नोट पॉइंट है हमारा क्या, टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल only and only when they have same order। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जब सेम होगा तभी वो दोनों मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे? आपस में इक्वल कहलाएंगे। समझ में आ रही बात? तो इसी पॉइंट्स को लेते हुए मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूं। क्या है क्वेश्चन है फाइंड x y z एंड w इफ 3x y z w एक मैट्रिक्स अपने को दिया है, इज इक्वल है इन दो मैट्रिक्स के सम के। ठीक है, तो आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि अपन इन दोनों को सॉल्व कर ले। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये मेरे पास मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूं। ठीक है, और अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ से लाइन खींच देता हूं। अब आप ध्यान से देखिए, मैं क्या करता हूं, इस मैट्रिक्स को पहले एज इट इज उतार देता हूं, 3x y z एंड w, और ये दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर देता हूं। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है। अपन क्लास 12th में पढ़े कि दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे किया जाता है, और ये दोनों ऐड भी कब होते हैं? जो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा हो? सेम हो। जैसे इसका ऑर्डर कितना है अभी? 2 क्रॉस 2, क्योंकि इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना है? 2 क्रॉस 2, इसमें भी 2 रो है और 2 कॉलम है। इसका भी ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2, क्योंकि इसमें भी 2 रो है और 2 कॉलम है। तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं क्योंकि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा है? सेम। तो ये बन जाएगा x प्लस 6। ठीक है, ये कितना बन जाएगा? 5x प्लस वाई प्लस 5, और ये कितना बन जाएगा? -1। तो z प्लस w -1 और 2w प्लस 5 तो इसका ऑर्डर भी कितना है? 2 क्रॉस 2। इसका भी ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2। और इसमें इस 3 को भी अपन क्या करेंगे? अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? 3x 3y 3z एंड 3w। क्लियर हो रहा है ये बात? ठीक है, दो मैट्रिक्स ऐड हुए, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? x प्लस 6, ये कितना है? x प्लस वाई प्लस 5, ये कितना है? z प्लस w -1, और ये कितना है? 2w प्लस 5। क्लियर हो रही है ये बात? आपने को कुछ नहीं करना है, अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में क्या कर देना है? इक्वेट कर देना है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। मैं इक्वेट यहाँ पे साइड में कर दे रहा हूँ। इक्वेट करने से हमारा आंसर क्या आएगा? मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। आगे देखिए, 3x इक्वेट हो जाएगा किससे? x प्लस 6 से। तो 3x इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 6, है ना, और x इक्वल के उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा? 2x इक्वल टू 6, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। देखिए x फाइंड आउट हो गया। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 3y इक्वल टू क्या दिख रहा है? x प्लस वाई प्लस 5। तो इसे भी लिख लीजिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3y इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 5। ठीक है, और यहाँ पर भी x की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए। तो पहली बात y उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा? 2y, और ये पुट हो जाएगा x की जगह 3 प्लस 5। तो y की वैल्यू आपको दिख रही है 4 आ रही है। 5 प्लस 3 4/2 है ना, 8/2 4 बन जाएगा आपके पास। क्लियर है? तो ये भी आपका सॉल्व हो गया। y का भी वैल्यू आ गया आपके पास। x और y पता है, तो आप यहाँ पे नीचे देखिए क्या आ रहा है? 3z इक्वल टू आ रहा है z प्लस w -1, और 3w इक्वल टू आ रहा है 2w प्लस 5। तो इसे भी आप इक्वेट कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। आई होप सभी को समझ में आ रही होंगी चीजें। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? 3w इक्वल टू 2w प्लस 5, 3w इक्वल टू 2w प्लस 5। 2w उधर शिफ्ट होगा तो w इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5। ये w का भी वैल्यू आ गया। और यहाँ पे देखिए 3z इक्वल टू z प्लस w -1, तो इसे भी सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे लिख लेता हूँ 3z इक्वल टू z प्लस w -1। z उधर जाएगा तो बन जाएगा 2z। w की वैल्यू आपके पास कितनी आई है? 5। तो ये 5 - 1 तो कितना हो जाएगा? 2z इक्वल टू 4, मतलब z का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 2। क्लियर हो रहा है ये बात? समझे? तो देख लीजिए आप ध्यान से, आपको सारी वैल्यूज पता चल गई हैं। x क्या आएगा?
y क्या आएगा, z क्या आएगा और w क्या आएगा। क्लियर है? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको सिखाता हूं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, पहले आप इसे नोट कर लेंगे, मैं इसे रफ कर रहा हूं पूरा। ठीक है, अगला ऑपरेशन अपन देखते हैं क्या होगा, आप ध्यान से समझिएगा बातों को। अगला ऑपरेशन हमारे पास आता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एडिशन और सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए मैं यहां पर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हटा के नया टॉपिक बनाता हूं। ठीक है, बात को समझिएगा। नया टॉपिक हमारे पास क्या आएगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं क्या, ध्यान से समझिए, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो याद रखिएगा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कब पॉसिबल है, दो मैट्रिक्स कब आपस में ऐड हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ तब जब उनका ऑर्डर सेम हो। क्लियर है? तो मैं यहां पर लिख देता हूं, क्या लिखूंगा, टू मैट्रिक्स आर ऐड ओनली when they have सेम ऑर्डर। क्लियर है? मतलब जब तक उनका ऑर्डर सेम नहीं होगा तब तक वो दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड नहीं होंगे। टू मैट्रिक्स आर ऐड ओनली व्हेन दे हैव सेम ऑर्डर। क्लियर है? अब आप बात को समझिए। सपोज कीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, जैसे कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ दिया, एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और आप इसे ऐड करना चाहते हैं और मैट्रिक्स बी से जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। तो देखो इनका ऑर्डर अलग अलग है, 2 क्रॉस 3 है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 प्लस इंटू 2, तो इनका एडिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये दोनों कभी भी आपस में ऐड नहीं होंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये दैट इज नॉट इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और ये ऐड कब होंगे, सपोज कीजिए मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है अपने पास 2 क्रॉस 3, तो यहाँ पे भी मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 होना चाहिए, तब पॉसिबल है कि मैट्रिक्स ए प्लस बी आएगा जिसका ऑर्डर भी कितना होगा, 2 क्रॉस 3 ही होगा। या ऑर्डर आप चेंज भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए अगर आपने लिया मैट्रिक्स ऑफ ए जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, तो आपको यहाँ पे जो बी मैट्रिक्स आप जिसे ऐड कर रहे हैं उसका भी ऑर्डर कितना होना चाहिए, 3 क्रॉस 2, ताकि जो आंसर आए, आंसर में जो मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर कितना बनेगा, 3 क्रॉस 2। क्लियर हो रही है बात? समझ गए? तो ये भी आप क्लास 12th में पढ़ के आए हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और सेम आप यही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं किसमें, सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में। क्लियर हो रही है बात? आप इसमें क्या लगा सकते हैं, सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में भी यही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा कि दो मैट्रिक्स सिर्फ तभी सबट्रैक्ट होंगे आपस में जब उनका ऑर्डर कैसा हो, सेम हो। तो फिलहाल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करके भी एक टॉपिक आता है, तो मैं उसे यहाँ पे लिख देता हूं। क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, आप बात को समझिएगा। मैं हेडिंग डाल रहा हूं एक और, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है? मतलब जब दो मैट्रिक्स आपस में ऐड होते हैं तो उनके एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, मतलब वो किन किन रूल्स को फॉलो करते हैं। तो पहला आता है कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। ये कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो लॉज हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे तो आपको बहुत फालतू लॉ लगेंगे लेकिन हैं बड़े काम के जब आप कंपटीशन एग्जाम देंगे। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है, कम्यूटेटिव लॉ बोलता है कि अगर आप मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी को ऐड कीजिए या मैट्रिक्स बी में मैट्रिक्स ए को ऐड कीजिए, दोनों आपस में क्या सेम आंसर देंगे। क्लियर है? ये कम्यूटेटिव लॉ है। और सेकंड बोला जाता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, इस लॉ के तहत क्या होता है कि आपके पास तीन मैट्रिक्स होते हैं। सपोज कीजिए आपने ए प्लस बी, पहले दो मैट्रिक्स को ऐड किया, उसे तीसरे मैट्रिक्स ऐड कर रहे हैं, या आप उल्टा बोल सकते हैं ए में आप बी प्लस सी मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए तो भी आंसर कैसा आता है, सेम आता है। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। कौन, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है? ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा अगर किसी मैट्रिक्स में आप नल मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो आपको सेम मैट्रिक्स मिलता है। तो यहाँ पे थर्ड आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि जब आप किसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स ऐड करें
है ना, क्या बोल रहा हूँ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। जब आप किसी मैट्रिक्स ए में कोई नल मैट्रिक्स ओ को ऐड करें तो आपको आंसर में सेम मैट्रिक्स ए मिलता है, ठीक है। ये एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को शो करता है। समझ में आ रही बात। यहाँ पे ओ क्या है, ओ जो है वो नल मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। जो बच्चे नहीं जानते उन लोग को मैंने ये चीज पढ़ाई है कहां पर, इससे पहले वाले वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में मैंने नल मैट्रिक्स के ऊपर डिस्कशन किया है। जो बच्चे नहीं जानते प्लीज इससे पहले वाले वीडियो को वॉच कर लेंगे, है ना। तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी को भी फॉलो करता है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसके अलावा होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है, वो भी एक प्रॉपर्टी होती है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। आप लोग पहले वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लेना, है ना, मैं इसे रफ कर रहा हूं, ठीक है। और यहां पर एक और प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, क्या प्रॉपर्टी लिख रहा हूं इसके अलावा, यहां पर मैं लिख रहा हूं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है। मतलब एस के मैट्रिक्स में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि आंसर जो है नल मैट्रिक्स बन जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं फोर्थ प्रॉपर्टी, क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इस प्रॉपर्टी के तहत आप क्या कर सकते हैं, जब आप किसी मैट्रिक्स ए में उसी का नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा, नल मैट्रिक्स मिलेगा ओ। समझ में आ रही है बात, ठीक है। इससे बोला जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। क्लियर हो रही है बात। मतलब किसी मैट्रिक्स ए में अगर आप उसी का नेगेटिव मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो आंसर में आपको क्या मिलेगा, नल मैट्रिक्स ओ मिलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है ये चीज। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। थर्ड हमारा ऑपरेशन लगता है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, तो मैं उसे यहां पे लिखता हूं, क्या, नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेशन आ रहा है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में हम दो मैट्रिक्स को माइनस आपस में कब कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ तब जब उनका ऑर्डर कैसा हो, सेम हो। तो यहां पर मैं लिख देता हूं टू मैट्रिक्स कैन बी subtract only when they have same order, क्लियर है। टू मैट्रिक्स कैन बी सब्ट्रैक्ट ओनली व्हेन दे हैव सेम ऑर्डर। अगर मान लीजिए दो मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर अलग अलग है तो दोनों को आप माइनस नहीं कर सकते। सपोज कीजिए मैं यहां पर एक एग्जांपल देता हूं, क्या, मैट्रिक्स ए है आपके पास जिसका ऑर्डर है 3x2 माइनस मैट्रिक्स बी दे दिया जिसका ऑर्डर है 2x3, तो ये दोनों आपस में a माइनस बी कभी नहीं हो पाएंगे, ये कभी a माइनस बी नहीं दे सकते। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा, एक 3x2 मैट्रिक्स ले लीजिए, एक 2x3, दोनों को घटाने की कोशिश कीजिए, नहीं घटेगा, ठीक है। और यहां पर मैं इसके आगे लिखता हूं, क्या, बात को समझिएगा, घट कब सकता है, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा हो, सेम हो। बिल्कुल सेम ऑर्डर होगा तो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या कर दिए जाएंगे, घटा दिए जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखता हूं, क्या, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं लिख रहा हूं मैट्रिक्स ए का ऑर्डर अगर मान लीजिए है 2x4 और मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर है मान लीजिए 2x4, तो जो मैट्रिक्स ए माइनस बी आएगा उसका भी ऑर्डर कितना होगा, 2x4। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर आती है क्या, प्रॉपर्टीज। अपन यहां पे क्या लिखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब दो मैट्रिक्स को जो घटा रहे हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज, वो किन किन प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ये चीज हमें ध्यान में देना पड़ेगा। आप बोलोगे सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो बहुत इजी है। बेटा ऐसा है कि कंपटीशन एग्जाम में बड़ा काम आता है, ठीक है। लगने को लग रहा है इजी है लेकिन कंपटीशन में आप भूल जाओगे, क्योंकि और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अगर पूछ दिया तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें इसलिए बताना जरूरी है, तो मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पर पहली प्रॉपर्टीज क्या आती है, पहली प्रॉपर्टी आती है कि सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। आप खुद सोचिए, यहाँ पे लिख देता हूं मैं,
subtraction of matrix does not follow commutative law। अब आप बोलोगे कम्यूटेटिव लॉ, आप लोग में से आधे लोग समझ ही गए होंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ बिकॉज a माइनस बी कांट बी इक्वल टू b माइनस ए। समझ में आ रही बात? a माइनस बी आप जो करोगे वो जरूरी नहीं है कि b माइनस ए के इक्वल आए, ठीक है? ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा। आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी क्या आती है अपने पास, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्या, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है? बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, फॉलो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दो केसेस बनेंगे यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ में सब्ट्रैक्शन के लिए। बात को समझिए, अगर मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा a प्लस ब्रैकेट ओवर b माइनस सी, ठीक है? a प्लस ब्रैकेट ओवर b माइनस सी, तो ये इक्वल हो सकता है किसके, a प्लस b ब्रैकेट ओवर माइनस सी, ठीक है? ये इक्वल हो सकता है। आप देखिए यहां पर a प्लस b और माइनस सी है, तो मतलब a और b का साइन पॉजिटिव है, c का साइन कैसा है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे मैं a प्लस बी ऐड करके फिर माइनस सी भी कर सकता हूं, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? या इसे आप ऐसा भी कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, यहां पर आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, b प्लस ब्रैकेट ओवर a माइनस सी। आप तीन टाइप से लिख सकते हैं, क्या क्या, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी या b प्लस a माइनस सी। तो इसका ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों है। समझ में आ रही बात? अगर आप सिर्फ सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं और एसोसिएटिव लॉ की बात करते हैं जहां पर सिर्फ सब्ट्रैक्शन किया जा रहा हो, तो याद रखिएगा सिर्फ सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं होता। एक एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है? यहां का मिटा रहा हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है? मैं इसे रफ कर रहा हूं, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए कि सिर्फ सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो क्यों नहीं करता। बात को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? क्या है, सिर्फ सब्ट्रैक्शन की अगर बात करूं तो मान लीजिए मैं यहां पे लिख देता हूं a माइनस बी माइनस सी। ये तो चलिए ठीक है कि a माइनस बी पहले घटाए फिर c घटा दिए, ठीक है? अगर मान लीजिए मैं ऐसा लिखता हूं a माइनस बी माइनस सी, तो गड़बड़ा जा रहा है। कैसे गड़बड़ा जा रहा है, ये दोनों कभी इक्वल नहीं आएगा। बात को समझने की कोशिश कीजिए। क्यों भाई, अगर मैं इसे लिखूं तो ओपन करता हूं ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी माइनस सी हो जाएगा, और ये कभी इक्वल नहीं होगा a माइनस बी प्लस सी के। देखिए ना भाई, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जा रहा है ना। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों साइड सेम सेम होना चाहिए। यहाँ किसी का भी ब्रैकेट ओपन कर लो, किसी का साइन चेंज नहीं होगा। अगर a पॉजिटिव है तो तीनों में a पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है तो तीनों में b पॉजिटिव, c नेगेटिव है तो तीनों में c नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर साइन चेंज हो जा रहा है। पहले a पॉजिटिव था, यहाँ भी a पॉजिटिव, b नेगेटिव, c नेगेटिव, c नेगेटिव। यहाँ a पॉजिटिव, b नेगेटिव, लेकिन c का साइन चेंज हो गया, पॉजिटिव बन गया। इसीलिए सिर्फ नेगेटिव साइन रहे तो सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं होता। अगर प्लस और माइनस दोनों है तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो होगा। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा इसमें एक और होता है एग्जिस्टेंस ऑफ सब्ट्रैक्टिव इनवर्स या एग्जिस्टेंस ऑफ सब्ट्रैक्टिव, ठीक है, आइडेंटिटी। आप बोल सकते हो कि किसी मैट्रिक्स में अगर आप नल मैट्रिक्स माइनस करोगे तो आपको सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है? तो आप ऐसा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप यहां पर, क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ सबट्रैक्टिव आइडेंटिटी। क्लियर है ये बात? एग्जिस्टेंस ऑफ सबट्रैक्टिव आइडेंटिटी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आप लिख सकते हो a माइनस नल मैट्रिक्स करोगे तो आंसर में क्या आएगा, a ही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए मैं इसे और अच्छे से लिख देता हूं ताकि सबको क्लियर हो, विजिबल हो। सॉरी, यहां पे मैं लिख देता हूं एग्जिस्टेंस ऑफ सबट्रैक्टिव आइडेंटिटी। और इसके तहत हमने क्या बोला, किसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम मैट्रिक्स आएगा। क्लियर है? ठीक है, आई होप आप सभी को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है? तो इसे जल्दी से आप लोग नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है? और
इसके अलावा एक और होता है एग्जिस्टेंस ऑफ सबट्रैक्टिव इनवर्स, मतलब ए में ऐसा क्या मैट्रिक्स आप माइनस करोगे कि आंसर नल मैट्रिक्स बन जाए, तो आप ऑब्वियस बात है पॉजिटिव ए माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ सबट्रैक्टिव इनवर्स। इसका मतलब क्या है कि ए में ऐसा क्या मैट्रिक्स घटाऊं कि आंसर 0 हो जाए, तो आप बोलोगे पॉजिटिव ए माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, पॉजिटिव ए को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ताकि अपना आंसर क्या आ जाए, नल मैट्रिक्स आ जाए, ओ मैट्रिक्स आ जाए। क्लियर हो रही है बात? आई होप आप सभी लोग इस चीज को समझ होंगे। छोटी छोटी चीजें हैं, आप लोग को भी लग रहा होगा सर आज बोर कर रहे हैं बेटा, लेकिन क्या करूं, जरूरी है तो बताना पड़ता है। ठीक है, अब आता है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी नेक्स्ट अपने पास आता है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन है बोलना चाहिए, तो मैं यहाँ पे मिटा के लिख देता हूं मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी इन एनी मैट्रिक्स ए। ठीक है, मतलब किसी मैट्रिक्स में आप कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हो तब क्या होता है, तो आप जानते ही हो कि उसके सारे एलिमेंट्स उस कांस्टेंट से क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो नेक्स्ट ऑपरेशन में लिख रहा हूं क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है ये बात? ठीक है, इसके तहत हमारे पास क्या होता है, किसी मैट्रिक्स में अगर हमने कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया, सपोज कीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है जो मैं लिख दे रहा हूं 2 3 5 1 2 3 4 5 6, और इसमें मैं कोई कांस्टेंट क्या मान लीजिए मैं k मल्टीप्लाई करता हूं, तो आंसर क्या हो जाएगा, मेरे पास आंसर हो जाएगा 2k 3k 5k 1k 2k 3k 4k 5k एंड 6k। क्लियर है? मतलब किसी कांस्टेंट को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसके सारे एलिमेंट से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, इसकी भी एक प्रॉपर्टी है। इसकी क्या प्रॉपर्टी है, यहाँ पे लिख देता हूं प्रॉपर्टी। इस स्केलर क्वांटिटी के लिए भी प्रॉपर्टीज लगती हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं यहाँ पर, अगर सपोज कीजिए आपके पास लिखा है k और ब्रैकेट और लिखा है a प्लस बी, दो मैट्रिक्स है, तो आप इसे ka प्लस kb लिख सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, और सेम माइनस के लिए भी हो जाता है, अगर आपने k a माइनस बी किया है तो आप लिख सकते हैं ka माइनस kb। ठीक है, आप ऐसा भी काम कर सकते हैं। ठीक है, और बस इसी टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, आप समझ सकते हैं। कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट हुआ। अब अपन दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो वो भी आप जानते हैं कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके आई होप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या, ये तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी थी, अब मैं क्या लिख रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, तो बहुत इजी वे में किया जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग पहले भी क्लास 12th में इसे पढ़े है ना। तो सपोज कीजिए मेरे पास दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो कब मल्टीप्लाई होता है पहले लिख देता हूं, टू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई with each other only when column of first matrix, ध्यान से सुनिएगा, when column of first matrix and row of second matrix is same। ध्यान से पढ़िए मैंने क्या लिखा, टू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विथ ईच अदर ओनली व्हेन कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स इज सेम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज कीजिए मेरे पास लिखा मैंने ए कोई मैट्रिक्स है जिसके वो क्या है, ऑर्डर है R1 क्रॉस C1, और एक मैट्रिक्स मैंने लिया है बी जिसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है सपोज कीजिए
R2 क्रॉस C2, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है AB वो तभी पॉसिबल होगा, मतलब आंसर क्या आएगा इसके मैट्रिक्स का, इसके मैट्रिक्स का आंसर आएगा R1 क्रॉस C2 आएगा। लेकिन ये कब पॉसिबल है? इट इज ओनली पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल when C1 is equal to R2, when C1 is equal to R2। समझ में आ रही बात? ये कब पॉसिबल है? जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो कैसा हो, इक्वल हो। समझ में आ रही बात? सपोज कीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं यहां पर मिटा के आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सपोज कीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स है A और मैट्रिक्स है सपोज कीजिए 2 3 4 1 2 एंड 3, और एक मैट्रिक्स है मेरे पास सपोज कीजिए B। ठीक है, और वो क्या है? यहां पे मैं ले लेता हूं 3 2 1 1 2 3। ठीक है, अब देखिए इसका ऑर्डर क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, है ना, मतलब 2 रो और 3 कॉलम। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, मतलब 3 रो और 2 कॉलम। तो यहां पर बेटा ए बी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका कॉलम इसकी रो कैसी है? सेम। और आंसर जो आएगा, आंसर क्या आएगा? 2 क्रॉस 2 आएगा, इसकी रो इसका कॉलम, है ना। समझ में आ रही बात? तो ये मल्टीप्लाई कैसे होता है बेटा वो भी देख लो। 2 3 4 1 2 3 ऐसा लिखो। ठीक है, 3 1 2 2 1 3 ऐसा लिखिए। और अब दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं तो मैं मल्टीप्लाई करके भी आपको दिखा देता हूं। अपन मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई हुआ तो पहली रो को पहले कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते जाइए। पहली रो क्या है? 2 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1। आपको ऐसा लिख के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, समझाने के लिए भी लिख रहा हूं, वरना आप डायरेक्ट भी कर लोगे बाद में। ठीक है, तो पहली रो को मैंने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये एक एलिमेंट देगा, ये सब मतलब सॉल्व होकर क्या बनाएगा? पहला एलिमेंट बनाएगा ए बी का। ठीक है, फिर अपन पहली रो और दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को सेकंड एलिमेंट मिलेगा। पहली रो और दूसरे कॉलम को मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। 2 क्रॉस 1 प्लस 3 क्रॉस 2 प्लस 4 क्रॉस 3, आप ऐसा मल्टीप्लाई करके लिखोगे। देखो मैं लिख के दिखा भी रहा हूं ताकि आप लोग बार बार इसे देखने की मैंने क्या क्या मल्टीप्लाई किया। पहले मैंने क्या मल्टीप्लाई किया? पहली रो और पहला कॉलम, तो 2 इंटू 3 3 इंटू 2 4 इंटू 1 सबको ऐड करके लिखा। फिर पहली रो दूसरा कॉलम 2 इंटू 1 3 इंटू 2 4 इंटू 3 ये लिखा। अब दूसरी रो पहला कॉलम तो क्या बनेगा? 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। अब ये बनेगा दूसरी रो दूसरा कॉलम, मतलब क्या बनेगा? 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। और देख लीजिए आंसर क्या आएगा। आंसर आपके पास आ जाएगा, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आंसर क्या आएगा आपके पास? जो ए बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2 है। आंसर आ जा रहा है मेरे पास, चेक कर लीजिए, 6 6 12 12 एंड 4 16। यह आ जाएगा 2 2 प्लस 6 8 8 प्लस 12 20। ठीक है, फिर 3 प्लस 4 7 7 और 3 10, फिर 1 4 5 5 एंड 9 14। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जिसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2। आई होप आपको ये मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन, आप ये सोचिए बस कि एसोसिएटिव लॉ तो फॉलो हो जाएगा, लेकिन क्या कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होगा? कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं हो सकता, क्योंकि ए बी, देखो अपन ए बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करिए तो पहले ए मैट्रिक्स रखे फिर बी मैट्रिक्स रखे। ठीक है, लेकिन ए बी जो है क्या वो बी ए के इक्वल हो सकता है? आप खुद सोच के देखिए, ए बी इक्वल टू बी ए हो सकता है क्या? तो मैं यहां पर लिखता हूं क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास हेडिंग आ रही है, क्या हेडिंग आ रही है? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। समझ में आ रही है बात? ये दोनों बताइए इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी। पहली प्रॉपर्टी अगर आ रही है, क्या ए बी, मतलब कम्यूटेटिव लॉ की बात कर लेते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, क्या लिखेंगे अपन? कम्यूटेटिव लॉ।
तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स may or may not follow commutative law। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या है कि दो मैट्रिक्स जो होते हैं वो कई बार कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं और कई बार फॉलो नहीं करते, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि वो फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत कम केसेस हैं जहां पर दोनों लॉ को क्या करते हैं, फॉलो कर देते हैं कि ए बी इक्वल हो जाता है बी के। जैसे सपोज कीजिए अभी मेरे पास मैट्रिक्स क्या था, ए का ऑर्डर कितना था मेरे पास, ए का ऑर्डर था 2 क्रॉस 3 और मैट्रिक्स बी था जिसका ऑर्डर कितना था 3 क्रॉस 2। तो मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मैट्रिक्स ए बी जो आया उसका ऑर्डर बना 2 क्रॉस 2। लेकिन सपोज करो मेरे पास मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 2 और मेरे पास मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3। तो ये मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर कितना आएगा, बी ए मल्टीप्लाई होने पर आंसर कितना आ जाएगा 3 क्रॉस 3 आ जाएगा। अब आप खुद देखो ना, ए बी का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, बी ए का ऑर्डर 3 क्रॉस 3, कहां से ये दोनों इक्वल होंगे। मतलब आपको दिख रहा है कि ए बी जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है वो कहां से इक्वल हो सकता है बेटा, बी ए के जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। समझ में आ रही बात, ऑर्डर ही चेंज हो जा रहा है, इक्वलिटी तो छोड़ो, ऑर्डर ही चेंज हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी होता है कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है 2 क्रॉस 2 इंटू 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आंसर में 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आएगा। तो पॉसिबिलिटी है कि ए बी कहीं इक्वल हो जाए बी ए के, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में एक एग्जांपल दिया जहां पे ए बी इक्वल हो जाता है बी ए के। तो मैं ऐसा नहीं बोलूं कि कभी फॉलो नहीं होता, हो सकता है फॉलो, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो होता है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एसोसिएटिव लॉ के ऊपर बात कर लेते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ बिल्कुल फॉलो होता है मल्टीप्लिकेशन द्वारा, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो यहां पे अपन लिख देते हैं एसोसिएटिव लॉ, वो बिल्कुल फॉलो होता है, ठीक है। तो यहां पे मैं सेकंड लिख रहा हूं क्या, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ बिल्कुल फॉलो होता है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि मतलब मैट्रिक्स ए इंटू बी करके फिर सी से मल्टीप्लाई कीजिए या ए को बी इंटू सी से मल्टीप्लाई कीजिए, ये बिल्कुल फॉलो करेगा, ठीक है। दोनों आपस में इक्वल होंगे। समझ में आ रही है बात, ठीक है। बस जो ऑर्डरिंग है वो सेम रखना, ए बी सी यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी ए बी सी ही होना चाहिए। क्लियर है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। आई होप आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। तो एक और प्रॉपर्टी देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है, बात को समझिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलता है डिस्ट्रीब्यूट होना, जैसे कि नाम में बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है जो बी प्लस सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी। याद रखिएगा, ए जो मैट्रिक्स है वो बी के सामने आएगा और ए जो मैट्रिक्स है वो सी के भी सामने आएगा। और अगर मान लीजिए ऐसा मैट्रिक्स हुआ ए प्लस बी इंटू सी, तो आप इसे लिखेंगे ए सी प्लस बी सी। समझ में आ रही बात, जिस साइड से जा रहा है उसी साइड रखना है मैट्रिक्स को। क्लियर हो रहा है। आई होप आप लोग ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ध्यान से देखिएगा मैंने क्या किया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, समझ में आ रही बात, ठीक है। जल्दी से इसे नोट कर लेंगे, फिर आप ये सब अगर आपको समझ में आ गया, अगर इसमें किसी भी टाइप आपको डाउट है तो नीचे कमेंट में प्लीज डाउट अपना पूछिएगा। और अब समय हो गया हमारे आज के क्वेश्चन का, तो जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको देता हूं आज का क्वेश्चन। तो ये रहा आज का आपका क्वेश्चन। इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 2 एंड मैट्रिक्स बी इक्वल टू इतना दिया है, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज। आपके पास चार ऑप्शन मैंने दिए 4 8 16 32। प्लीज सॉल्व कीजिएगा और नीचे कमेंट में इसका आंसर देना ना भूलें। और आप लोग के जितने कमेंट्स आएंगे मैं उससे उतना ही ज्यादा मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए और ज्यादा अच्छी वीडियोस लाऊंगा। Thank you very much for watching this video. Please like this video and share with your friends. And if you are new to this channel, please subscribe to our channel and press on the bell icon for getting new updates and notifications. See you soon in our next video.